हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। यहाँ पे मैं आपको सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की प्रैक्टिस कराता हूँ, चाहे वो आपका सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो। ठीक है, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। तो बेसिकली डिसेबिलिटीज़ को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। सबसे पहला वर्बल डिसेबिलिटीज़ और सेकंड होता है नॉन वर्बल डिसेबिलिटी। तो आइए दोस्तों, आज हम सबसे पहले करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसको वर्बल डिसेबिलिटीज़ भी कहा जाता है। और चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले सिम्टम, किसी भी डिसेबिलिटीज़ का नाम मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये टॉपिक काफ़ी बार पूछा जाता है। कोई ना कोई एक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के रिगार्डिंग वो कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। एक डिटेल वीडियो होगा इसके लिए, और टैट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, देखो लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती हैं वो इट इज़ ड्यू टू ए जेनेटिक, या तो जीन्स की वजह से होती हैं या फिर इसको बोलते हैं न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है। यानी कि आपका ब्रेन से रिलेटेड आप लगा सकते हो। जब ब्रेन का कोई पार्ट फंक्शनिंग करना बंद कर दे या फिर गलत तरीके से फंक्शन करे, तो वो हमारी किसी न किसी कॉग्निटिव एबिलिटी को अफेक्ट ज़रूर करता है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे दैट अल्टर ब्रेन फंक्शनिंग। ब्रेन के फंक्शन को वो अल्टर कर देता है इन ए मैनर विच अफेक्ट्स वन और मोर कोग्निटिव प्रोसेस रिलेटेड टू लर्निंग। जैसे मान लो हमारा ब्रेन का कोई एक हिस्सा जो है राइटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर मान लो ब्रेन का वो हिस्सा या तो काम करना बंद कर दिया है या फिर वो अफेक्ट हो गया है अच्छे से, तो हमें हो सकता है राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आए। तो जब वो राइटिंग में प्रॉब्लम आएगी तो वो एक प्रकार की डिसेबिलिटी बन जाएगी। तो इसी तरीके से स्पीकिंग में भी होती है, इसी तरीके से मान लो मैथमेटिक्स में भी होती है, इसी तरीके से रीडिंग में भी होती है। तो कोई ना कोई एक हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, क्योंकि काफ़ी सारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, लिखना पढ़ना सुनना, ये हमारी अफेक्ट ज़रूर होती है। तो इसे हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जो बेसिक जो जैसे हमारी लर्निंग होती है, जैसे रीडिंग, राइटिंग और मैथ्स, इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि इन सभी प्रोसेस पे थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, और थिंकिंग कहीं ना कहीं वो अफेक्ट हो रखी होती है एक पर्टिकुलर जो ब्रेन का जो हिस्सा है वो डैमेज होने के बाद। ठीक है, तो आई होप कि आपको लर्निंग डिसेबिलिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं कितने टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं। वन बाय वन हम उनको उनके सिम्टम्स के बारे में ज़रूर देखेंगे। ये चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद सबसे पहला जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं एपीडी। एक बार फिर से, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स एपीडी। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। अब देखो यहाँ पे ऑडिटरी लिखा हुआ है, तो समझ लेना कि ये जो है बेसिकली ऑडियो से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता क्या है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में एपीडी बोलते हैं, इट इज़ ए हियरिंग प्रॉब्लम। ये सुनने की प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ऑडियो आ गया ना, तो सुनने की प्रॉब्लम है। दैट अफेक्ट्स अबाउट 5% ऑफ द स्कूल एज चिल्ड्रन, जो कि लगभग पूरे अगर 5% के हिसाब से यानी कि बच्चों को अफेक्ट करती है। किड्स विद दिस कंडीशन ऑल्सो नोन एज सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, जो बच्चों को ये होती है तो हम उसको CAPD बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और अगर आप जैसे मान लो 5% जो मैंने आपको बताया था, अगर 100 बच्चे हैं तो लगभग 5 बच्चों के अंदर ये ऑन एंड एवरेज ये जो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ये आपको मिलेगा, 100 में से 5 बच्चों को। ठीक है, कैन नॉट प्रोसेस विद दे हियर इन द सेम वे अदर किड्स डू, और वो इस तरीके से सुन नहीं सकते जैसे कि दूसरे बच्चे सुनते हैं। जिन बच्चों को ये APD होता है वो उस तरीके से नहीं सुन सकते जैसे कि दूसरे बच्चे नॉर्मल तरीके से सुनते हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर ईयर्स एंड ब्रेन डोंट फुल्ली कोऑर्डिनेट, क्योंकि उनके जो ईयर्स होते हैं और उनका जो ब्रेन होता है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। ठीक है, किसी न किसी वजह से, तो इसे हम बोलते हैं APD। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद जो सेकंड आपका जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिसकैलकुलिया। अब यहाँ पे देखो जो कैलकुलिया वर्ड आ रहा है, कैलकुलिया वर्ड, ये बेसिकली कैलकुलस से लिया गया है। और कैलकुलस मतलब मैथमेटिक्स, ठीक है। जो कैलकुलस वाला पार्ट होता है वो मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। तो इस डिसऑर्डरनेस को बोलते हैं डिसकैलकुलिया, ठीक है। आपको मैं साथ में हिंट भी बता रहा हूँ किस तरीके से आप इन लर्निंग डिसेबिलिटी को याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं होती क्या है ये। इट इज़ ए डिसेबिलिटी रिजल्टिंग इन डिफ़िकल्टी लर्निंग और कंप्रीहेंडिंग अर्थमेटिक। देखो अर्थमेटिक आ गया। अर्थमेटिक मतलब जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे प्लस माइनस नेगेटिव सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में घबराहट होना या फिर ये बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सच एज डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। लर्निंग हाउ टू मैनिपुलेट नंबर को मैनिपुलेट करने में प्रॉब्लम होती है, यानी कि जैसे कि अभी मैंने बताया एडिशन में 1+2 या फिर सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड लर्निंग फैक्ट्स इन मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का कोई भी फैक्ट है वो अच्छे से याद नहीं हो पाता। तो इस टाइप की लर्निंग डिसेबिलिटी को हम बोलते हैं डिसकैलकुलिया। आइए इसका थोड़ा सा सिम्टम देख लेते हैं। बेसिक सिम्टम्स मैंने लिखे हुए हैं। डिफ़िकल्टी काउंटिंग बैकवर्ड्स, मतलब उल्टी गिनती करना। नॉर्मली जो डिफ़िकल्टी होती है सभी के लिए, लेकिन इन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। डिफ़िकल्टी रिमेंबरिंग बेसिक फैक्ट्स याद नहीं हो पाते। स्लो टू परफॉर्म कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करने में बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। वीक मेंटल अर्थमेटिक स्किल्स, और अर्थमेटिक स्किल्स यानी कि अब जैसे नॉर्मली हमको किसी ने बोला कि भाई 13 + 13 कितना होता है, तो हम क्या देते हैं 26 होता है, लेकिन ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कैलकुलेट करने में, ठीक है, माइंड के अंदर ही कैलकुलेट करने में। और उसके बाद जो है ए पुअर सेंस ऑफ नंबर्स एंड एस्टिमेशन, और नंबर्स का वो एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि थिंकिंग क्वांटिटी का एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं माइंड के अंदर, और नंबर्स के साथ मैनिपुलेशन करने में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रकार की जो डिफ़िकल्टी है वो है जो डिसकैलकुलिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिसग्राफिया। अब ये डिसग्राफी क्या है, देखो इसमें जो ग्राफिया वर्ड आ रहा है ये बेसिकली लिया गया है ग्राफिक्स से, और ग्राफिक्स मतलब राइटिंग, जो हम लिखते हैं ग्राफिक्स। तो देखो इसको राइटिंग पर्पस के लिए भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसी डिसेबिलिटी जो लगभग लिखने में प्रॉब्लम होती है उसे हम बोलते हैं डिसग्राफिया, ठीक है। तो देख लेते हैं। इनएबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली एज ए सिम्टम ऑफ ब्रेन डिजीज़ और डैमेज। देखो ब्रेन का कोई ना कोई हिस्सा जो है डैमेज हो जाता है, और जल्दी एक तरीके से वो लिख नहीं पाते हैं, बेसिकली कोहेरेंटली नहीं लिख पाते हैं, क्लियरली नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स देख लेते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ आपको लर्निंग डिसेबिलिटी याद करनी है उनकी विद एक पर्टिकुलर जो चीज़ उसके अंदर डैमेज होती है, किसके अंदर वो चीज़ होती है, वो ये आपको याद रखना। जैसे डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, तो अगर इस तरीके से याद रखोगे तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप जो है अपना ऑप्शन मार्क कर दोगे। जैसे डिसग्राफिया, अब डिसग्राफिया किससे रिलेटेड है, राइटिंग से रिलेटेड है। जैसे डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है, रीडिंग से रिलेटेड है। तो इस तरीके से आपको याद करना है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा, कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी का क्वेश्चन होगा तो आप उसको अटैम्प्ट कर दोगे। उसके बाद जो है बेसिकली सिम्टम्स देख लेते हैं हम। अब हम सिम्टम्स देख लेते हैं, यानी कि डिसग्राफी का सिम्टम्स क्या है। अगर क्रैम्प्ड ग्रिप, मतलब ग्रिप को अच्छे से उन्होंने पेन की ग्रिप को अच्छे से नहीं पकड़ा हुआ है, विच में लेड टू सोर हैंड, तो उनके हाथ में ना तो एक तरीके से दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और डिफ़िकल्टी स्पेसिंग थिंग्स आउट ऑन पेपर और विद मार्जिन्स, पुअर स्पाशियल प्लानिंग, मतलब जब उनका देखोगे कॉपी देखोगे आप, जब आप उनकी कॉपी देखोगे तो वहाँ पे आपको लगेगा कि जैसे उन्होंने जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राइटिंग में उनको प्रॉब्लम है, और एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में कभी तो स्पेसिंग ज़्यादा होगी, कभी स्पेसिंग कम होगी। तो इस तरीके से आप जो है रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि भाई हाँ, इसको डिस्क्राइब की प्रॉब्लम है। और इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं। बार बार वो इरेज़ करेंगे, जो भी लिखा होगा बार बार उसको इरेज़ करते रहेंगे। और उसके बाद इनकन्सिस्टेंसी इन लेटर एंड वर्ड स्पेसिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में कभी तो स्पेस कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, तो वो इनकन्सिस्टेंट होंगे स्पेसिंग के अंदर भी। और देख लेते हैं पुअर स्पेलिंग इंक्लूडिंग अनफिनिश्ड वर्ड्स और मिसिंग वर्ड्स और लेटर्स, और जो है पुअर स्पेलिंग होगी, वर्ड को वो अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, ठीक है।
अनयूजुअल रिस्ट बॉडी और पेपर पोजीशन वाइल राइटिंग, ठीक है। और उनकी जो रिस्ट की पोजीशन है वो अनयूजुअल होगी, जिसकी वजह से उनको ना डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको राइटिंग लिखने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी डिसेबिलिटी को हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ी सी जो डिस्टर्बेंस हो रही है प्लीज़ इग्नोर दैट, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जिसकी वजह से ये तो मतलब हमेशा होता ही है वीडियो के पीछे, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। उसके बाद नेक्स्ट है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब डिसलेक्सिया जो है ये आपको देख रहे हैं कि किसके अंदर ये चीज़ होती है। तो डिसलेक्सिया एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि रीडिंग के अंदर पाई जाती है, यानी कि बच्चों से पढ़ा नहीं जाता है अच्छे से। ए लर्निंग डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टी रीडिंग, ठीक है। आपको ये चीज़ याद करनी है कि डिसलेक्सिया किस में होती है, रीडिंग, यानी कि पढ़ने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है बच्चों को। सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स इंक्लूड लेट टॉकिंग, मतलब लेट टॉक करते हैं, लर्निंग न्यू वर्ड्स स्लोली, किसी वर्ड को आराम से पढ़ के उसको आराम से याद करने की कोशिश करते हैं, वो याद करने में उसको समस्या होती है, एंड डिले इन लर्निंग टू रीड। और फिर फाइनली जब उस बच्चा उस वर्ड को पढ़ने की कोशिश करता है तो बहुत ही ज़्यादा लेट उस वर्ड को रीड करता है, ठीक है। तो ऐसी समस्या जो है रीडिंग से कनेक्टेड है तो उसे बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। तो डिसलेक्सिया जो है एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी है और ये आपको याद करना है कि रीडिंग में होता है ये। उसके बाद फाइनली जो है हम देखने वाले हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LPD, ठीक है। अब इसमें लैंग्वेज वर्ड आ गया है तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, मतलब बोलने से रिलेटेड है, स्पीकिंग से रिलेटेड है ये। अब ये दो प्रकार की होती है, उसको भी हम देख लेते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में LPD बोला जाता है, इज़ एन इम्पेयरमेंट दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स कम्युनिकेशन, जो हमारे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है, थ्रू स्पोकन लैंग्वेज। स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हुआ या इंग्लिश हुआ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ LPD, पीपल विद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर और हैव ट्रबल एक्सप्रेसिंग थॉट्स क्लियरली, while those with receptive language disorder have difficulty understanding others। कहने का मतलब है लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है 2 टाइप का होता है। एक होता है एक्सप्रेसिव, जहाँ पे किसी को क्लियरली बोलने में समस्या है। आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं जब वो बोलते हैं तो फंबल करते हैं, वर्ड को क्लियरली नहीं बोल पाते हैं, रुक रुक के बोलते हैं। तो ऐसी समस्या को हम एक्सप्रेसिव बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर। और कई बार कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं। रिसेप्टिव का मतलब ये है कि जब वो उनको ना सुनने में प्रॉब्लम होता है, मतलब समझ नहीं पाते, जब वो दूसरे को सुन रहे होते हैं तो एक्चुअली उनको समझ में नहीं आता है कि उस बंदे ने क्या बोला है, लेकिन ये इस समस्या को रिसेप्टिव बोला जाता है लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंदर। तो याद रखना LPD जो है 2 टाइप का होता है। एक तो एक्सप्रेसिव, जिसमें कोई बंदा जो है क्लियरली नहीं बोल पाता, और एक होता है रिसेप्टिव, जिसमें सामने वाला बंदा दूसरों का बोला हुआ समझ नहीं पाता, ठीक है, क्लियरली समझ नहीं पाता, उसको समझ में नहीं आता कि सामने वाले ने क्या एकदम से बोल दिया है, ठीक है। तो ये था आपका LPD यानी कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो सेशन। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में मैं आपके लिए लेके आऊँगा नॉन वर्बल डिसेबिलिटीज़, जैसे कि एक हाइपर डिसऑर्डरनेस होती है, मतलब मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो इस वीडियो सेशन को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक सब्सक्राइब कर लेना टैट्स गुरु चैनल को। थैंक यू।